उन्नयन और उसकी क्षमताओं के विकास और उसके प्रति उनके अंतर्मन में व्याप्त अपार सहृदयता की ओर इंगित करता है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अगर इतिहास की ओर देखें तो वर्ष 1902 में सेंट्रल प्रोविंस के चीफ कमिश्नर श्री AHL फ्रेजर की अध्यक्षता में भारतीय पुलिस कमीशन का गठन किया गया था, जिसने 1902 में ही अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की थी कि भारतीयों के लिए पुलिस उपाधीक्षक के पद का सृजन किया जाए, जिसमें केवल भारतीय नागरिक ही भर्ती हों और यह पद सहायक पुलिस अधीक्षक के समकक्ष स्तर का हो। इसी संस्तुति के आधार पर पहली बार 1906 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भर्तियां संभव हुईं। इस अवसर पर यह भी स्मरणीय है कि प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु अधिकारियों का स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रथम आधारभूत प्रशिक्षण वर्ष 1947-48 में तत्कालीन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद में संपन्न हुआ था और तब से अब तक 86 बैचों को विभिन्न वर्षों में सफलतापूर्वक आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2017-18 के इन चयनित अधिकारियों का आगामी समय में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण PPS के 87वें बैच के रूप में संपादित होगा। मैं इस अवसर पर पुलिस प्रशिक्षण की प्रदेश में उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं, जिस पर हम सबको गर्व रहा है। ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत सन 1878 में स्थापित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जो तत्समय के जनपद इलाहाबाद में हुआ करता था, वर्ष 1901 में मुरादाबाद को स्थानांतरित हुआ। वर्ष 1902 में इस संस्थान में ब्रिटेन में भर्ती भारतीय इंपीरियल पुलिस अथवा IP के अधिकारियों तथा स्थानीय उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया। वर्ष 1906 में प्रमुख रूप से भारतीय मूल के अधिकारियों की पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्तियां प्रारंभ होने पर उनका भी प्रशिक्षण यहाँ शुरू हुआ। वर्ष 1934 में इस प्रशिक्षण संस्थान का नाम पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय और वर्ष 1997 में इसका उन्नयन करते हुए इसका नामकरण डॉक्टर B.R. आम्बेडकर पुलिस अकादमी के रूप में किया गया। ये सभी अधिकारी ऐसी गौरवशाली परंपरा वाले प्रशिक्षण संस्थान में शीघ्र ही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और तदोपरांत प्रदेश के नागरिकों को पूर्ण निष्ठा एवं कर्मठता के साथ अपनी सेवाएं समर्पित करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वर्तमान समय में प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान के कुल स्वीकृत 803 पदों में से सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान के 364 पद हैं। इन्हीं के सापेक्ष इन नवागत अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को पुलिस उपाधीक्षक का 12 माह का आधारभूत प्रशिक्षण डॉक्टर आम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में कराया जाएगा और इसके उपरांत विभिन्न जनपदों में इन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण 5 माह तक दिया जाएगा। इस गहन प्रशिक्षण के उपरांत इन्हें परिवीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में यानी प्रोबेशनरी डिप्टी SP के रूप में नियमित नियुक्ति मिलेगी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयनित नवागंतुक इन अभ्यर्थियों का स्वागत करते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मान्यवर महोदय, मैं संपूर्ण पुलिस विभाग की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नागरिक पुलिस बल है, में आपने सभी के लिए सेवा संबंधी हितों तथा विभाग के सशक्तिकरण हेतु क्रांतिकारी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने एवं उसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाने की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण कदम आपकी ही दृढ़ नेतृत्व शक्ति एवं बड़े बड़े निर्णय सहजता से ले सकने की क्षमता का परिणाम है। यह महत्वपूर्ण कदम मात्र 15 माह की अल्प समयावधि में प्रदेश के 4 महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर देने का है, जो करीब 36 से 38 वर्षों तक केवल विचारण के स्तर पर ही लंबित था। मैं मान्यवर आपको आश्वस्त करता हूं कि अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के संबंध में आपकी निर्धारित प्राथमिकताओं की पूर्ति हेतु इन नए चयनित अधिकारियों के साथ हम सब कटिबद्ध एवं समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद महोदय। अब मैं अपर मुख्य सचिव गृह महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर सभा को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम साहब, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी साहब, मेरे साथ बैठे एसीएस सूचना साहब, यहाँ बैठे डीजी ट्रेनिंग साहब, हमारे सभी सीनियर डीजीज, एडीजीज, हमारे प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नए नवागंतुक सभी हमारे साथीगण और यहाँ पर बैठे हमारे प्रेस के सभी साथी, नए लड़के, नए हमारे लेडीज एंड जेंटलमैन आए हैं सर्विस में, और आते ही हम लोगों को जो सर्विस में लगभग अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, हमको देखकर आपको देखकर खुशी तो होती है, लेकिन कुछ चीजें जरूर नए लोगों को बताने की आवश्यकता होती है। मैं जब भी कभी ट्रेनिंग एकेडमी में चूंकि लगातार जाता रहा हूं, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर 4-5 चीजों पर ध्यान रहेगा तो आप न केवल अपने लिए खुशी रखेंगे, अपने परिवार के लिए खुश रखेंगे, लेकिन देश की सेवा में आगे बढ़ सकेंगे। पहला, पूर्ण मेहनत के साथ, खूब मेहनत के साथ आप लोग काम करिए। दूसरा, खूब ईमानदारी से काम करिए। बिना ईमानदारी के, बिना मेहनत के कोई काम हो ही नहीं सकता। तीसरा, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, अपने पूरे मनोबल के साथ काम करिए। आप में से कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ सोशल साइंटिस्ट होंगे, सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं। मजबूती से काम करिए। इसके साथ साथ जो जरूरी है कि सबको साथ लेकर काम करिए, टीम वर्क दिखाइए। अगर टीम वर्क नहीं होगा तो पुलिस फोर्स, जो उत्तर प्रदेश का पुलिस पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है, ये टीम वर्क के बिना आगे बढ़ नहीं सकता। और इस टीम के सबसे नीचे का पायदान का जो व्यक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको आगे ले जाना है। और फाइनली, आप प्रदेश में सबसे बड़े देश, एक कह लीजिए सबसे बड़े 6-7वें देश में आप काम कर रहे हैं, इसके समाज के अंतिम व्यक्ति को पकड़कर, उसका हाथ जो है पकड़कर उसको आगे ले जाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ये अगर 4-5 चीजें हमारे नए प्रोफेशनल्स ध्यान रखेंगे, निश्चित आगे बढ़ सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, सर आप गृह मंत्री हैं, कल केंद्र सरकार में गृह सचिवों की एक बैठक केंद्र सरकार ने ली थी। उत्तर प्रदेश के जितने कदम लिए गए हैं और उसमें नई संख्या बढ़ाने के लिए, पारदर्शी रूप से नए एस्टैब्लिशमेंट्स को बनाने के लिए, उनकी हर पुलिसकर्मी की बैरक्स और उनकी आवासीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, फॉरेंसिक लैब्स को आगे बढ़ाने के लिए, साइबर क्राइम की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए, हर चीज पर कल जो प्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश पुलिस का केंद्र सरकार में किया गया, पूरे देश में इसकी जो है तारीफ हुई। मैं कहना चाहूंगा सर कि गृह मंत्री के नाते निश्चय ही हम लोग इस बात को महसूस करते हैं, जो सालों से, डेकेड से जो निर्णय नहीं हुए थे वो अब हो रहे हैं। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि जो हमारे नए कैंडिडेट्स आए हैं, जो हमारे नए प्रोफेशनल्स आए हैं, अपने ट्रेनिंग पीरियड का पूरा और अच्छा मजबूत प्रयोग करके आगे एक अच्छे अवसर का जो है अपना जो है दिखाएं, अपनी पूरी मेहनत से उस कार्य को दिखाएं। हम प्रदेश सरकार में बैठकर, गृह विभाग में, चाहे पुलिस महकमे में बैठकर कोशिश करेंगे कि हमारे हर अफसर को हम आगे ले जाकर देश की और प्रदेश की सेवा में आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना, पुलिस महानिदेशक जी, सम्मानित मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित सभी नवागंतुक अधिकारीगण, ये एक विशेष अवसर होता है कि जो हम अपने जीवन के उस पड़ाव पर प्रवेश करते हैं जिसके लिए हमने अपने जीवन के अमूल्य समय को एक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को पास करने के बाद प्राप्त किया है।
हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमने जो पद और प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके अनुकूल हम काम कर सकें। ये पुलिस का जो कार्य होता है वो दुरूह और कठिन इस मायने में होता है कि हमें तमाम निर्णय सम और सामयिक स्तर पर लेने होते हैं। मुझे स्मरण आता है कि मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने से पहले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा था और अंतर्मन में जब हम एक आयु विशेष पर रहते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की तमन्ना होती है। निश्चित रूप में आप उस आयु वर्ग में हैं जिसमें आपने इस पद को प्राप्त किया है पुलिस उपाधीक्षक के। आपके मन में तमाम प्रकार की कल्पनाएं होंगी और तमाम प्रकार से कार्यशैली के द्वारा कार्य करने की चेष्टा आप करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन कुछ अनुभव के आधार पर मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि एक अच्छा अधिकारी कौन हो सकता है, जिसमें संयम हो, जिसमें समर्पण हो, जिसमें दृढ़ता हो और दृढ़ता के साथ साथ विनम्रता का भाव हो। हम पूर्ण रूप से एक व्यक्तित्व के धनी तभी बन सकते हैं जब हम अपनी बात को अधिकार पूर्वक कह सके। और एक कहावत आती है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन चाहे हम कर दें। इसका सीधा से तात्पर्य होता है कि एक अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी प्रकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, उसको श्रवण करें, उसका विश्लेषण करें और विश्लेषण के बाद हम अपना निर्णय सोच समझ कर लें। एक ऐसा वर्ग है पुलिस का जिस पर सबसे ज्यादा राजनीतिक दबाव भी होता है और सामाजिक दबाव भी होता है, जनता का भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इन तमाम दबावों के बीच में उसको सर्वमान्य निर्णय लेने की एक कठिन चुनौती उसके सामने होती है। विभिन्न अवसरों पर यह काम बड़ा मुश्किल बन जाता है, लेकिन मुझको लगता है कि एक पुलिस अधिकारी में जो गुण होने चाहिए, नॉट टू बी डिस्करेज्ड, उसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। क्विक डिसीजन एंड एक्शन, त्वरित निर्णय करने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसमें ठीक प्रकार से होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक जो निर्णय है वो करने के प्रति उसको अपने को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रैक्टिकल नॉलेज उसको बहुत जरूरी है। एक रहता है कि फाइल की नॉलेज, एक जनता के बीच में जाकर हम उनकी बातों को सुनकर उसके आधार पर निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है उसमें तीव्रता होना चाहिए और इंथुजियाज्म, हमारा उत्साह होना चाहिए। कभी कभी निरुत्साह होकर हम कोई काम करते हैं तो काम का परिणाम नकारात्मक होता है। सकारात्मक परिणाम के लिए हमें उत्साह का होना जरूरी है और किसी काम को करने के प्रति लगन का भाव होना। एक नवागंतुक को जिसको कहना चाहिए कि युवा जो अधिकारी है उसका सबसे बड़ा गुण यही है कि हमें उत्साह भी हो, लगन भी हो, दृढ़ता भी हो, निर्णय लेने की क्षमता भी हो और निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ अपनी बात पर अडिग रहना, दृढ़ता का भाव भी आप में समाहित हो और दृढ़ता के भाव के साथ साथ अपनी बात का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें विनम्रता के भाव से आप अपनी बात को सहज तरीके से कह सकें। यह योग्यता आपको एक श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में सुशोभित करती है। एक विशेष अवसर है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ आयु वर्ग से आते हैं जिसको हम युवा अवस्था का एक अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाने वाली आयु को कहते हैं और उनमें एक काम करने की अपूर्व क्षमता को जो हम सब देखते हैं कि आप दूर दूर प्रदेशों से जब लौटते हैं और उसके बाद भी मीटिंग करते हैं और निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने में किसी प्रकार का तनाव नहीं आता। तो ये एक युवा अधिकारी का सबसे जो प्रचलित गुण होना चाहिए कि तनाव मुक्त रहने की प्रक्रिया में वो अपने को कैसे ढाल सके, ये भी उसके लिए एक काम आती है। वर्तमान सरकार ने पुलिस में तमाम परिवर्तन कार्यशैली में, उनकी सुविधाओं में, उनको दिए जाने वाले प्रशिक्षण में तमाम प्रकार के सुधार किए हैं। एक समिति की रिपोर्ट आई, समिति को बैठाला गया और समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम किस प्रकार से सुविधा युक्त और आधुनिकता के परिवेश में काम करने की प्रवृत्ति को जागृत करने वाला
हम कैसे बना सकते हैं, इसके प्रति भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारतवर्ष में काफ़ी प्रशंसनीय काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। और आज चाहे हम फॉरेंसिक लैब लगाने की तरफ हों, चाहे हमने विभिन्न प्रकार के अपनी जो पुलिसिंग है सिस्टम है उसमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हमने किया है, चाहे हमने STF में सुधार किए होंगे, चाहे हमने विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसियों के गुण दोष के आधार पर विश्लेषण करके परिवर्तन किए होंगे। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जब उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि तेजी के साथ में बदली है और जिस पुलिस को हम विभिन्न अलंकारों से, विभिन्न प्रकार के शब्दों से व्यंग्यात्मक शैली में कुछ समय तक बोलते थे, वो आज हमारे सहज भाव में एक मित्र पुलिस के रूप में वो सामने आ रही है। ये एक सकारात्मक कदम है और मुझको लगता है कि हम सब नए सुधारों को अच्छी तरह अपनाएंगे। मुझे एक अवसर मिला था गुजरात में काम करने का संगठन में और मैंने वहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम देखा था। एक दिन मैं गया तो वहाँ के पुलिस के जो महानिदेशक थे, गृह मंत्री थे, सब लोग एक पार्क में थे और कांस्टेबल से लेकर और SI तक के लोग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में वहाँ पर हंसी और आपस में एक दूसरे को चुटकुले सुनाना, एक दूसरे के एक टिफिन से दूसरा टिफिन खाना खा रहा है, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे थे। मैंने पूछा ये है क्या, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक टिफिन गैदरिंग करते हैं, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हर लोग अपने घर से खाना बना के लाते हैं, कांस्टेबल से लेकर और उस थाना क्षेत्र से लेकर और 3-4 थानों का या एक शहर का लोग मिलते हैं, बड़े अधिकारी भी उसमें सम्मिलित होते हैं, आपस में मिलकर एक फैमिली गेट टुगेदर तो होता ही है। हम प्रतिदिन की जो तनावपूर्ण शैली है उससे उबरने का प्रयत्न भी इस प्रकार के उसमें करते हैं कि हम अपने अधिकारी के प्रति सहज भाव से हम उसके सामने अपने को प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार की ट्रेनिंग हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप में देते हैं। तो ये तमाम प्रकल्प हो सकते हैं जो हम अधिकारियों को एक सहज रूप में एक दूसरे के साथ समन्वित भाव। वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और सभी नवचयनित पुलिस उपाधीक्षकगण, मैं सबसे पहले आप सबको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयन की इस प्रक्रिया में सफल किए और आज आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं वहां पर प्रश्न उठाने का किसी को भी अवसर नहीं मिलता है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है और योग्य और सक्षम अधिकारियों का चयन वहां से संपन्न होता है। यह आप सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े नागरिक पुलिस बल के आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन कैसे इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं? आज आप पुलिस उपाधीक्षक के रूप में अपने प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे। 12 माह का आपका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद जनपदों में आपको 5 माह के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए वहां पर तैनात किया जाएगा। आज से आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और जीवन की जो कार्य पद्धति तय करेंगे, आपके जीवन को उसी पथ पर आगे बढ़ाने में पग पग पर मदद भी करेगा। याद रखना, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में आपका चयन आपके जीवन की और आपके परिवार की उस अभिलाषा को पूरा करने जा रहा है। जो सपना आपने अपने जीवन के बारे में सोचा होगा, आपके अभिभावकों ने सोचा होगा, आपके मित्रों और शुभचिंतकों ने सोचा होगा, वह सपना साकार आपने किया, लेकिन यही मंजिल नहीं है। आप अगर ईमानदारी के साथ इस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो जब आप अवस्थी जी की उम्र में आएंगे तब आईजी बनकर के आप अपने इस पद को और अपने चयन को उस समय गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर बीच में ही आपने अपनी इंटीग्रिटी पर प्रश्न खड़ा करने दिया या अपनी व्यावसायिक दक्षता पर प्रश्न खड़ा करने का अवसर दिया, तो
बार ऐसा भी होता है। अभी हाल ही में हम लोगों को 3 वरिष्ठ अधिकारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत्त करना पड़ा था। यह अक्सर होता है जब भी व्यक्ति की दिशा में भटकाव होता है तो उसके जीवन में फिर अनिश्चितता छाने लगती है। अनिश्चितता जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। पूरी स्पष्टवादिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी व्यावसायिक दक्षता के साथ पुलिस बल के पूरे अनुशासन को अपनाते हुए हमें कार्य करना होगा। पुलिस की परंपरागत छवि को बदलने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। एक डिप्टी एसपी के रूप में जब आप कार्य करेंगे, एक लंबे समय तक आपको उस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा। उस समय आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर भी शासन देता है, और वह अवसर होता है आपके लिए कि आप अपनी नींव को कितनी मजबूत कर पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे ही कहना चाहूंगा, राज्य सरकार ने इस दिशा में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिस बल के रिफॉर्म के लिए जो भी आवश्यक कदम थे, हमने प्रदेश के अंदर उठाए हैं। प्रदेश के अंदर बहुप्रतीक्षित पुलिस आयुक्त प्रणाली आज हम 4 नगरों में लागू कर चुके हैं। ये दायित्व हर पुलिसकर्मी का बनता है कि वह उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं, जन विश्वास का प्रतीक बनाएं। न्याय केवल कहने के लिए न्याय नहीं होना चाहिए, वह समयबद्ध भी हो और शिकायतकर्ता की संतुष्टि का आधार वाला भी बनना चाहिए। इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है। हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। प्रदेश के अंदर पुलिस बल में नियुक्ति की प्रक्रिया, आप अनुमान करिए कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के दौरान लगभग 1.5 लाख से ऊपर पुलिस कर्मियों की चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। हमारे यहां चयन की प्रक्रिया में अब जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, बल्कि हम लोगों ने इसमें चयन की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था भी की और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा, हर एक पुलिस लाइन में, थानों में पुलिस बैरक बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव जागृत हो, महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, कुछ नए कार्यक्रम और नए कदम भी उठाए गए। और ऐसा नहीं कि पुलिस ने अपनी कार्य पद्धति को ठीक न किया। पुलिस के बारे में लोगों के मन में धारणाएं बदली हैं। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो 2017 के पहले लोग इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं करते थे। और आज आप जाइए देश के अंदर, अभी हाल ही में बहुत सारे राज्यों में चुनाव चल रहे थे और बहुत सारे राज्यों से मांग हो रही थी कि यूपी पुलिस को हमारे यहां भेज दीजिए, चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएंगे। हमने कहा चुनाव हमारे यहां भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इसलिए बहुत पुलिस फोर्स हम नहीं भेज पाएंगे, लेकिन एक विश्वास कॉमन मैन के मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं, और ये शब्द केवल चुनाव के दौरान यहीं पर नहीं, मुझे याद है लोकसभा चुनाव चल रहे थे 2019 में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट थी, 1,63,000 हमारे पास बूथ थे। 80 लोकसभा सीटों पे 1,63,000 बूथों पे कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, शांतिपूर्ण ढंग से सारे चुनाव संपन्न हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के कुछ राज्यों की स्थिति क्या थी? हर सीट पर, हर बूथ पर हिंसा हुई, दर्जनों लोग मारे गए। कोई बात तो होगी। ये सच है, हर घर में हम पुलिस कर्मी नहीं बिठा सकते, लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव भी
और अपराधियों के मन में भय का भाव भी पैदा किया जा सकता है, बशर्ते आप करना चाहें तो। और यह संभव है और यही हमें करके दिखाना है। एक सामान्य नागरिक आपको विश्वास के प्रतीक के रूप में देखे, यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव उसके मन में हो, कानून के प्रति वह अपनी प्रतिबद्धता को पूरी ईमानदारी के साथ लागू कर सके, यह हमें तय करना होगा। हम उसका एक पार्ट बने, लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति शासन की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको लागू करना, हर हाल में लागू करना, यह अगर हम कर पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक नागरिक उसे सम्मान के भाव से देखेगा। आम नागरिक में विश्वास का प्रतीक बनता है। जब भी पुलिस कर्मियों के अपराधियों के साथ संबंध होते हैं या पुलिसकर्मी किसी अपराधी को बचाने का प्रयास करता है, याद रखना वहां पर केवल आपकी विश्वसनीयता ही संकट में नहीं खड़ी होती, पूरा पुलिस बल कटघरे में खड़ा होता है, पूरा प्रशासन और पूरा शासन कटघरे में खड़ा होता है। ऐसा हम कभी न होने दें, इस प्रकार की स्थिति कतई न होने दें, ये हम इस बात को जरूर ध्यान में दें। दूसरा, व्यवहार भी आपका बहुत बार प्रभावित करता है। मुझे याद है 2019 में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, 2 बड़े आयोजन थे। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होना था और प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए उस समय की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जब विभिन्न राज्यों से इसके बारे में आमंत्रण मांगे कि कौन राज्य इसको संपन्न कर सकता है, तो मैं जानता था कि लोकसभा का चुनाव होंगे, फिर भी मैंने उत्तर प्रदेश की तरफ से उन्हें कहा कि हम प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को उत्तर प्रदेश में करना चाहेंगे। तो मुझे कहा गया कि आपने प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए भी किया है, एक एयरफोर्स का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा आपने उसके लिए भी कहा है, और कुंभ का इतना बड़ा आयोजन आपके यहां हो रहा है। मैंने कहा सारे कार्यक्रम एक साथ करेंगे। और कहा लोकसभा भी आपके यहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, कैसे आप संपन्न करेंगे? मैंने कहा नहीं, हम कर लेंगे। खैर, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए जो शर्तें थी उत्तर प्रदेश उसको पूरा करता था, उत्तर प्रदेश को आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे याद है जब वाराणसी की धरती पर हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को वहां पर आयोजित किया, दुनिया के 76 देशों से 7,000 से अधिक डेलीगेट्स वहां आए थे। लोग पूछते थे, अलग अलग प्रवासी भारतीयों के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि आपको क्या अच्छा लगा। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा इस बात की ज्यादा थी कि लोग बोलेंगे काशी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्य को हम लोग उस समय आगे बढ़ा रहे थे, तो उस कार्य के प्रति लोग उसकी सराहना करेंगे। लोगों ने कहा था ये तो अच्छा होना ही है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है तो विकास तो होना है, अच्छा काम हुआ है, काशी में बहुत कुछ देख। लेकिन उन्होंने कहा हमें सबसे अच्छा लगा पुलिस का व्यवहार। पुलिस, यूपी पुलिस भी इतनी विनम्र हो सकती है और इतनी सहजता के साथ हमारे साथ व्यवहार कर सकती है, ये हमारी कल्पना से बाहर है। और हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कई वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में आए थे, उनके पास दोनों प्रकार के, किसी के पास अच्छे, किसी के पास बुरे अनुभव रहे होंगे। तो उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब हमें सबसे अच्छा लगा पुलिस के व्यवहार में व्यापक सुधार। और ये व्यापक सुधार वहीं पे नहीं, उसी दौरान प्रयागराज में कुंभ था। कुंभ के इतने बड़े आयोजन में जहां पे 25 करोड़ श्रद्धालु आए होंगे, 45 दिनों के इस आयोजन में 25 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षित आयोजन के प्रति पुलिस के एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर के सीनियर अधिकारी तक इस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लोगों ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके कार्य किया। क्योंकि मेरे लिए वह बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बहुत बड़ा रिस्क था। लोग मुझसे कहते थे कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना हो जाए, इसके बाद फिर चुनाव, लोकसभा का चुनाव खराब होगा। हमने कहा चिंता मत करिए। और मैं देखता था एक एक अधिकारी, रात्रि में 12 बजे मैं जानकारी लेता था, प्रातः 4 बजे जानकारी लेता था, तो हर एक अधिकारी मुझे कहीं ना कहीं नजर आता था।
अपनी ड्यूटी के प्रति ये ईमानदारी और ये प्रतिबद्धता किसी भी आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। और प्रयागराज कुंभ ने जो मानक तय किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसी भी इस प्रकार के आयोजन के लिए लोगों को उसको प्राप्त करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होगा। और देश के अंदर आज जब भी कोई इस प्रकार के आयोजन होते हैं, उस आयोजन में मानक प्रयागराज कुंभ बनता है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। मैं चाहूंगा, यहां पे बहुत सारी महिला पुलिस उपाधीक्षक भी महिलाएं भी चयनित हुई हैं। आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अपने सामान्य पुलिस के कार्य के अलावा कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील के पत्थर साबित हो सकती है, और इस दिशा में एक अच्छा प्रयास हो सकता है। आप अपने सर्किल के अंदर उस क्षेत्र को चयन करें, देखें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर महिला सुरक्षा पे आंच आती है या खतरा मंडराता है। वहां पे महिला संरक्षण गृह होगा। अगर वहां विजिट करके उनके बीच में जाकर के उनके साथ एक संवाद बनाएं, उनकी समस्याएं क्या हैं, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से शासन को उसको अवगत कराने में योगदान दे सकती हैं। बालिकाओं से संबंधित विद्यालय होंगे, कॉलेज होंगे, प्रशिक्षण संस्थान होंगे। कभी किसी ऑफिस में जाकर के जहां महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, वहां पर उनके ऑफिस में जाकर के वहां उनके साथ संवाद बनाना, उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सुनना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस बारे में उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करना। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाकर के महिलाएं जहां ज्यादा जाती हैं उनके बीच में देख करके उनकी समस्याओं को सुनना, उनको समाधान करने में योगदान देने के थोड़ा भी प्रयास आपके स्तर पर हो जाए तो मुझे लगता है अपने आप एक महिला सशक्तिकरण के तहत जो एक मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर जो आपकी नियुक्ति पत्र का एक औपचारिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है। आपका इसके बाद प्रशिक्षण की कार्रवाई आपकी प्रारंभ होगी। प्रदेश में सामान्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता को भी हम लोगों ने इस दौरान दोगुना किया है। एक प्रक्रिया हर एक स्तर पर जहां भी सुधार हो सकते थे, जितना गृह विभाग हमेशा एक बात के लिए परेशान होता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, और हम लोगों ने गृह विभाग को इतना पैसा दिया कि गृह विभाग पैसा खर्च नहीं कर पाए और पैसा वापस शासन में पैसा लौटा है। और मैं चाहूंगा कि सवाल पैसे का नहीं है, सवाल इच्छा शक्ति का है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम संसाधनों का रोना न रोएं। जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों के बीच में रास्ता निकालने की तैयारी करें। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस का हिस्सा बनने के लिए आपको गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबका प्रशिक्षण कुशलतापूर्वक संपन्न हो। प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ भी आपको जानने सीखने का अवसर मिलेगा, वह आपका एक सैद्धांतिक पक्ष होगा। व्यवहारिक पक्ष 5 महीने का वह प्रशिक्षण होगा, जो फिर आप फील्ड में आकर के विभिन्न जनपदों के दौरान देखेंगे, सीखेंगे, और फिर उसके बाद जब व्यावसायिक दक्षता के क्षेत्र में जब आपको फील्ड में काम करने का, एक डिप्टी एसपी के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, उस दौरान आप जितनी मजबूती के साथ, जितनी स्फूर्ति के साथ, पुलिस के एक स्पिरिट भाव के साथ टीम वर्क के रूप में काम करना प्रारंभ करेंगे, मुझे लगता है वही आपके जीवन की सफलता को और उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण से अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें।
परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय,